हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ईबीएस समाधान के एक और नए लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, पेपर फर्स्ट हम कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने यूनिट नंबर 1 से 4 कवर कर ली थी। और जो हमारी चल रही थी आखिरी यूनिट थी हमारी यूनिट नंबर 5, जिसको भी हमने दो भागों में विभाजित करके पढ़ा है। एक तो लेथेनाइड और हम एक बात करने वाले एक्टिनाइड। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्टिनाइड के तत्व, कुछ सामान्य गुणों के बारे में चर्चा की थी, और आज हम और थोड़े उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक्टिनाइड तत्व वे थे जो जिनके इलेक्ट्रॉन भी क्या जा रहे थे, एफ ब्लॉक के अंदर जा रहे थे। दोनों में अंतर आप देखने को मिल जाते हैं। वहां पर 4f कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो यहाँ पर क्या 5f कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। हम आगे बात करें इनमें। पहला ही टॉपिक था संकुल क्षमता। जब हमारे लेक्चर एंड हो रहा था तब मैंने आपको आखिरी बातें बताई थी संकुल क्षमता होती क्या है। पहली बात, हम जो संकुलन क्षमता है उसकी जो तुलना है वो लेथेनाइड के साथ करके पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? लेथेनाइडों के साथ पढ़ते हैं। मैंने कहा था कि जो लेथेनाइड होते हैं ना, उनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षा के अंदर जा रहे थे, और उनमें संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति थी बहुत कम थी। क्या थी? बहुत कम थी। कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर ही वो क्या बना रहे थे? संकुल बना रहे थे। और अगर मैं बात करूं किसकी? एक्टिनाइड तत्वों की। जब एक्टिनाइड तत्वों की बात करते हैं तो उनमें संकुल क्षमता अधिक पाई जाती है। जिसका क्या रीजन होता है? पहला रीजन तो यह है कि यह जो एक्टिनाइड आपको दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं आपको? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड सारे के सारे क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध। इस सहसंयोजक बंध के कारण ही यह आपको किलेट वाले, बहुतंतु लिगेंड, हर प्रकार के संकुल बनाते हुए दिखाई देते हैं। कौन? एक्टिनाइड। जबकि मैं लेथेनाइडों की बात करूं, किसकी बात करूं? लेथेनाइड की अगर मैं बात करता हूं तो यह मोस्टली क्या बनाते हैं? आयनिक बंध। क्या दिख जाते हैं आपको? आयनिक बंध बनाते हुए दिखाई देते हैं। कौन से? लेथेनाइड। ठीक है, जिसके कारण अब ये एक तो रीजन ये हो गया, इनके अंदर सहसंयोजक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। दूसरा रीजन इसके अंदर ये है कि बहुत समीप होते हैं। लेथेनाइड के तत्व बहुत समीप होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा के अंदर नहीं जा रहा होता है, जिसके कारण केवल और केवल आपको ये आयनिक बंध बनाते हुए दिखाई देते हैं। परंतु जब मैं बात करता हूं एक्टिनाइडों की, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा के अंदर जा रहा होता है। किसके अंदर जा रहा है? एफ कक्षा के अंदर जा रहा होता है, जिसके कारण जो एक्टिनाइड क्या होता है? सहसंयोजक बंध होता है, साथ में ही पाई बंध के संकुल भी बनाता है, या पाई संकुल भी बनाता है, और लेथेनाइड पाई संकुल नहीं बनाता हुआ दिखाई देता है। ये रिवीजन था, हमने जो पिछले क्लास में कुछ बातें की थी। अगले जो बात करें वो लेथेनाइड व एक्टिनाइडों की, मैंने समानता की बात की थी। समानता की अगर बात करूं, कुछ गुण हैं, परिस्थितियां हैं उनकी, जिसके कारण वो आपको क्या दिखाते हैं? समान दिखाई देते हैं एक दूसरे। पहले ही गुण की अगर मैं बात करूं तो दोनों एफ ब्लॉक में जा रहे होते हैं। ठीक है, दोनों जो तत्व आपको होते हैं अंतर संक्रमण तत्व दिखाई देते हैं, अंतर संक्रमण तत्व दिखाई देते हैं। ये दो गुण हैं, दोनों में समानता दिखाई देती है। जब परंतु अंतर की बात करूं, अंतर यह है कि उसके अंदर तो 4f कक्षा, लेथेनाइड तो 4f कक्षा अंदर जा रहे थे, ये जाते हैं 5f कक्षा के अंदर जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी जो अंतर आपको दिखाई देता है विभेदन क्षमता, विभेद करना। जब तक आप किसी तत्व को विभेद नहीं कर सकते जब तक वो नाभिक से अधिकतम दूरी पर ना हो। जब तक वो नाभिक के पास है आप उसको दूर नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते। नाभिक से वो अगर दूर है, नजदीक होने पर उसे आप दूर नहीं कर सकते, परंतु वो दूर होगा, नाभिक जितना दूर होगा उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो? विभेदित कर सकते हो। उससे कम ऊर्जा से क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको विभेदित किया जा सकता है। अब हमारा जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है अति भारी तत्व। अति भारी तत्व की बात करते हैं। अब देखिए अति भारी तत्व होते क्या है?
देखिए जो एक्टिनाइड के जो तत्व है वो लेरेनियम Lr तक ही आकर समाप्त हो जाते हैं। कहाँ तक? लेरोनियम Lr तक ही आकर क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं एक्टिनाइड के तत्व। परंतु हाल फिलहाल में ही इन तत्वों के बाद में क्या हुई? अन्य तत्वों की खोज हुई। क्या हुई? अन्य तत्वों की खोज हुई। जो तत्व थे वो तत्व थे 104 से 109 के मध्य। वो तत्व क्या थे? 104 से 9 के मध्य। और ये जो तत्व थे ना, इनका जो घनत्व था बहुत अधिक था। इन तत्वों का जो 104 से 9 तक खोजे गए, लोरेनियम के बाद खोजे गए, इनका घनत्व अधिक था। क्या था? इनका घनत्व अधिक। इनका घनत्व अधिक होने के कारण इन तत्वों को क्या कहा गया? अति भारी तत्व। घनत्व अधिक होने के कारण इनको क्या कहा गया? अति भारी तत्व इनको कहा गया। अब क्या होता है? जब कोई तत्व खोजा जाता है, उस क्षेत्र के वैज्ञानिक जब तत्व को खोजते हैं, किसी भी एटम को, एलिमेंट को खोजते हैं, तब उनको अधिकार रहता है कि उस तत्व का नामकरण अपने नाम पर कर सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हो, अगर किसी तत्व की कोई वैज्ञानिक खोज कर रहा है। स्टार्ट की अगर मैं बात करूं तो 104 की मैं बात करता हूं और 105 की भी। अलग अलग क्षेत्र दुनिया के, जैसे कैलिफोर्निया की मैं बात करता हूं अमेरिका के अंदर, और मॉस्को रूस की बात करता हूं, तो वहां पर इन तत्वों की, लोरेनियम के बाद की जो तत्व थी उनकी खोज चल रही थी। और इसी संदर्भ में आगे जब मैं बात करता हूं तो जिसको 104 आवर्त सारणी के अंदर जिसको क्या दर्शाया गया है? UNQ के द्वारा दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? जिसको 104 UNQ के द्वारा दर्शाया गया, जिसमें विशेष स्थान प्राप्त किया कि आगे भविष्य में अगर कोई तत्व खोजे जाएंगे तो यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है। और एक वैज्ञानिक थे कुछ से चोरवे एक नामक वैज्ञानिक थे, जिसने इस जो 104 जो तत्व थे उसकी खोज की। और जैसे नियम था, जिस प्रकार से अधिकार था कि अपने नाम पर उस तत्व क्या रख सकते हैं? नाम रख सकते हैं। इसी कारण से उसने इस तत्व का नाम प्रतीक द्वारा Ku और कुछ चोरियम नाम से उसको क्या प्रदर्शित किया। परंतु कुछ समय उपरांत उस जो प्रतीक था कुछ चोरियम, उसमें कुछ अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ भिन्नताएं देखी, सही संदर्भ नहीं देखा कि हाँ इस संदर्भ में ये तत्व सही बैठता है, पैमाने में सही बैठता है। तो ही उस अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों का नाम था एक रदरफोर्ड, जिसको क्या कहा गया? जिसका नाम क्या था? अर्नस्ट रदरफोर्ड। जिसको क्या कहा गया? अर्नस्ट रदरफोर्ड थे। उनने जब इसकी खोज की और सही विस्तार में इसकी व्याख्या की, तो उनके नाम पर जो 104 तत्व था जिसको UNQ के द्वारा दर्शाया गया था, उसके नाम पर रदरफोर्डियम RF जिसका प्रतीक था उसके द्वारा इसको दर्शाया गया। पोडियम जिसको RF प्रतीक के द्वारा उसको दर्शाया गया। अगला तत्व की अगर बात करें जिसको 105 UNP आवर्त सारणी के अंदर उसको UNP के द्वारा रखा जाता है। वैज्ञानिक आते हैं ऑटो हॉर्न आते हैं, जिसके नाम पर इस तत्व का क्या नाम रखा गया? ऑन्टेडिनियम इसका नाम रखा गया। ये थे हमारे अति भारी तत्व। फिर से देख लेते हैं अति भारी तत्व क्या होते हैं। जो एक्टिनेट तत्व थे लोरेनियम के बाद आकर समाप्त हो गए थे। क्या हो गए? लोरेनियम के बाद आकर समाप्त हो गए थे। उन तत्वों के बाद में आधुनिक समय काल के अंदर कई तत्वों की और खोज की गई जिनका घनत्व अधिक था, जिसके कारण को क्या कहा गया? अति भारी तत्व। मनोधारणा ये थी, जो वैज्ञानिक किसी तत्व को खोजते हैं उनके ही नाम पर क्या होता है? उस तत्व का नाम रखा जाता है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया और रूस के अंदर मॉस्को के अंदर खोजें चल रही थी अलग तत्व की, उसी समय काल के अंदर एक कुश्चोव नाम के वैज्ञानिक थे, जिसने Ku प्रतीक चिन्ह की तत्व की खोज की और अपने नाम पर कुर्चोनियम उसका नाम रखा। फिर वैज्ञानिकों ने, अमेरिकाई वैज्ञानिक थे, थोड़ी और संदर्भ में उसकी व्याख्या की, खोजे की, परिणाम थे उनकी जांच की, तो उन्होंने सही नहीं पाया।
फिर आर्सेनेट जो रदरफोर्ड थे उनने खोज करी, सही संदर्भ में व्याख्या की और उस 104 जिसको UNQ के द्वारा दर्शाया जाता है रदरफोर्डियम RF के द्वारा व्यक्तित किया गया। इसी संदर्भ में 105 जो तत्व थे UNP थे तत्व था, जिसको वैज्ञानिक ऑटोहोम द्वारा ऑटेंडेनियम नाम रखा गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या अति भारी तत्वों को आप एग्जाम्पल द्वारा अच्छे से एग्जाम में लिख आ सकते हो। जब इसके आगे हम क्या बात करने वाले हैं, जो अति भारी तत्व है उनको किस प्रकार नाम पद्धति के द्वारा नाम लिखा जाता है, 104 से अधिक जो तत्व आते हैं, 3 अंकों के जो तत्व आते हैं उनको किस प्रकार नाम पद्धति में नाम लिखा जाता है, उनके बारे में बात करने वाले। एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये वो करेंगे IPC नाम, किसके जो 3 अंक के होते हैं, क्या होते हैं, जो 3 अंक के होते हैं उनके IPC नाम की बात करें किस प्रकार से करते हैं। देखिए IPC नाम ज्ञात करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं, कुछ नियम हैं, उनका पता होना चाहिए। उन नियमों को हम पता करके बहुत आसानी से आप 100 से लेकर कितने भी हो 3 अंक तो आप उनके IPC नाम अच्छे से ज्ञात कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। हमें टोटल अंक चाहिए 0 से 9, टोटल 10 अंक हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इन अंकों को कहते क्या है, बस पहली बात तो इनको अंकों को हम कहते क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, बस इतना ही हमें ज्ञात करना है। पहले देखते हैं हम इसका जो O है ना, O को हम लिखते हैं नील अर्थात NI के रूप में। यह होता है इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें 1 को तो अन UN से, फिर हम बात करें B 2 को बाय BI से, 3 को बात करें ट्राई TI से, 4 को बात करें क्वाड Q से, फिर बात करें पैंट P से, फिर बात करें हेक्स H से, फिर बात करें हेप्ट इसको भी H से, फिर बात करें ऑक्ट O से और नॉन टेक N से। तो ये कुछ इसके प्रतीक चिन्ह हो गए। तो इनको देखिए स्टार्ट की बात करें तो केवल और केवल आप इसके 1, 2, 3 और 4 जो 5 4 तक की बात करते हैं, क्या बात करते हैं 4 क्वाड तक की अगर बात करते हैं तो ये थोड़े आपने शायद तक सुने नहीं होंगे, बाकी आपने सुने होंगे हेक्स पेंट ऑक्ट नॉन टेक, ये थोड़े आसान है। तो इनके आपको पहले तो नाम याद रहने चाहिए, हम आगे चर्चा करेंगे काम कैसे आते हैं। फिर अंतिम जो अनुलग्न है, अनुलग्न की बात करें EM आता है EM अनुलग्न आता है। ठीक है, अब देखते हैं इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। जैसे हम 104 की बात करता हूं, जब मैं 104 की बात करता हूं तो देखिए 1 पर क्या आ रहा है, 1 पर आता है अन, 1 पर क्या आता है अन, और 0 को बोलते हैं नील, अन नील। ठीक है, अब 1 और 0 का काम यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप 101 से लेकर 109 तक लिख रहे हो तो यही सारे यही नाम आने वाला है। हाँ, चेंज हो जाएगा जब हम 11 की बात करें, मतलब 110 की बात करते हैं वहां पर। अब जो हमारा अगला है वो है कौन सा, क्वाड। अब देखिए क्वाड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, क्वाड। अब ये जो मात्रा है छोटी मात्रा है तो मैं मात्रा लगा दूं क्वाडियम, इसका नाम क्या हो जाता है 104 का अननील क्वाडियम होता है IPC नाम से। प्रत्येक चीज से यदि व्यक्त करना चाहो अन को, मैं व्यक्त किससे करता हूं UN, U सिर्फ और सिर्फ, इसको बात करें N, क्वाड की अगर मैं बात करूंगा तो इसको Q से व्यक्त करते हैं।
और यही हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था, यही आप चाहो तो आवर्त सारणी के अंदर भी देख सकते हो, इन्हीं के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। अगले अगर मैं बात करूं कोई सा भी उठा ले, जैसे 102 उठा लेता हूं, क्या उठा लेते हैं 102, सेम यही आने वाला है अन और नील, परंतु 2 की जब बात करें तो आता है बाय, तो बाय, फिर हम लगाते हैं अंतिम में ईयम, तो बाय एम आ जाता है, यू एन लगा लीजिए और बी लगा लेते हैं। तो आप चाहे तो अपने पास जो भी अवसान है उसके अंदर भी आप देख सकते हो, इनको नामों को नोट कर सकते हो। जो होमवर्क है, जो आपकी करने योग्य कार्य है, आप क्या कीजिए 101 से लेकर 109 तक जो भी तत्व बचे हुए हैं, इसी जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में करिए, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होगी। फिर से बता देता हूँ, पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर जो 9 है उन अंकों के सारों को सारे आपको नाम आने चाहिए, जिसको 0 को नील बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह एन आई, केवल एन याद रखना। 1 को अन बोलते हैं, जिसको यू एन, केवल यू याद रखना। 2 को बाई बोलते हैं, बी आई बोलते हैं बाई, तो बी याद रखना। 3 को ट्राई बोलते हैं, केवल टी याद रखना। 4 को क्वाड बोलते हैं, इसको क्यू याद रखना। 5 को बोलते हैं पेंट, केवल पी याद रखना। 6 और 7 को हेक्स व हेप्ट बोलते हैं, एच से याद रखना। 8 को ऑक्ट बोलते हैं, ओ से याद रखना। 9 को नॉन डेक से याद करते हैं, तो एन से याद है, इसको रख लेना। नाम कैसे लिखते हैं, पहले मैं 1 को क्या बोलते हैं यहाँ पर देख लेता हूँ, फिर 0 को क्या बोलते हैं, फिर 4 को क्या बोलते हैं, अंतिम प्रतीक चिन्ह ईएम लगा देता हूँ और मेरा आईपीएस नाम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आशा करता हूँ ये आईपीएस नाम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो मैंने बात की थी आपको पेंट, और फिर मैंने कहा था हेक्स आता है, हेक्स नहीं आता, वहां पर आता है सेप्ट आता है। क्या आता है यहाँ पर, सेप्ट आता है, जिसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, एस के द्वारा दर्शाया जाता है। अंतिम नॉन डेक के द्वारा इसको नहीं दर्शाया जाता है, इन के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको हम ई के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्योंकि मैंने जो बात की थी, क्योंकि इसका नाम सेप्ट इस रखा गया क्योंकि हेक्स और हेप्ट दोनों प्रतीक चिन्ह क्या थे, उनके समान थे एच। और यहाँ पर अगर नॉन डेक की बात करें तो ऊपर नील और नॉन डेक की जो प्रतीक चिन्ह थे वो समान हो जाते, इस कारण से इनका जो नाम था वो इन और सेप्ट रखा गया। अब मैं क्या करता हूँ, यूरेनियम की हम बात करते हैं। जब मैं यूरेनियम की बात करता हूँ, जो नाभिक आपको पता है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जिसको हमने क्या कहा था, पैरा यूरेनियम तत्व कहा था। ठीक, स्टार्टिंग में इसकी बात की थी, यूरेनियम के बाद यूरेनियम की जो बात तत्व आते हैं। ठीक है, ये जो तत्व होता है ना यूरेनियम के बाद, हम क्या करते हैं, कुछ उन तत्वों को हम अलग करते हैं, पृथक करते हैं। पृथक कर कर एनपी, पीयू, एएम इनको अलग किया जाता है। अलग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार की विधि का प्रयोग करेंगे, फिर हम देखेंगे। इनमें कुछ समानताएं दिखाई देती है, फिर इसके कुछ और गुणों के बारे में बात करेंगे। जब बात करते हैं 92 यूरेनियम 238 की, ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान संख्या है। जब मैं इसमें न्यूट्रॉन n डालता हूं तो इसके परमाणु क्रमांक तो वही रहता है, परंतु जो इसका जो द्रव्यमान है वो 1 बढ़ जाता है। इसी प्रकार से माइनस बीटा और माइनस बीटा माइनस की मैं डालूं तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, पर परमाणु क्रमांक बदल जाएगा। परमाणु क्रमांक अगर बात करें तो Np अर्थात 93 239। पुनः यही करूं तो बीटा माइनस की बात करूं तो इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा और परमाणु क्रमांक क्या बदल जाएगा, इसका 1 बढ़ जाएगा 94। अब क्या होता है कि ये हमने तत्व मिल लिया, आपको पता चल गया है कि यूरेनियम का विभाजित पृथक्करण किस प्रकार से करते हैं। न्यूट्रॉन डालोगे तो 100 के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। हमें एक पृथक्करण के अंदर एक ऐसा यूरेनियम प्राप्त हुआ है जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है, 1 अधिक है। फिर उसी जो 1 अधिक जो बदलता और परिवर्तित हमें यूरेनियम मिला है,
उस पर हमने माइनस बीटा की बौछार करवाई, जिसके द्वारा हमें एनपी, जिसका द्रव्यमान तो समान है परंतु तत्व नया प्राप्त हो चुका है। फिर पुनः हमने माइनस बीटा की, जो भी समान द्रव्यमान संख्या का है प्रतीक चिन्ह बदल चुका है, इसका पीयू हो चुका है। अब पीयू की अगर बात करें तो इसके भी अलग अलग समस्थानिक होते हैं। क्या होते हैं इसके? समस्थानिक होते हैं। किस प्रकार से बात करते हैं? जैसे बात करें पीयू 240, पीयू 241, पीयू 242, पीयू 243। परमाणु क्रमांक तो सेम ही होंगे क्योंकि समस्थानिक होते हैं। वह होते हैं तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो और द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न हो, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब जो इसका अंतिम जो आपको समस्थानिक दिख रहा है पीयू 94, जिसका द्रव्यमान संख्या अगर बात करें 243 है, उसकी जो अर्ध आयु काल है मात्र 5 घंटे होती है। अर्ध आयु काल क्या होती है? अर्ध आयु होती है मात्र इसकी 5 घंटे। 5 घंटे बाद में ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब जिस अंतिम ही तत्वों को जब लेते हैं इसके समस्थानिक को पीयू को, जिसको 94 243 कहते हैं, उस पर माइनस बीटा बौछार करवाओगे तो आपको अगला तत्व एएम 95 243 का मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या होते हैं यूरेनियम से भिन्न भिन्न प्रकार के एनपी, पीयू, एएम को क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। इसकी अर्धायु काल क्या होती है? मात्र 5 घंटे होती है। और ये क्या बनाता है हमारे पास एएम, जिसका परमाणु क्रमांक तो 95 है और जिसकी हम द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं जिसकी 243 है। इनके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? द्रव्यमान संख्या इनके सभी के समान दिखाई देगी। समानताएं होती है इनमें। क्या होती है? समानताएं दर्शाते हैं एक दूसरे से। ये जब रेडियो एक्टिव तत्व रेडियो अभिक्रियाएं नाभिक संलयन जो रिएक्शन होती है उसके अंतर इनको पृथक्करण किया जाता है, पृथक किया जाता है इनको। अगर इनके जो गुणों की बात करें, किनकी बात करता हूं मैं? गुणों की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए जो पीयू एनपी की मैं अगर बात करता हूं तो अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की स्थिति में हमें प्राप्त की जाती है। कौन सी एनपी? कौन सी एनपी अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अंदर प्राप्त की जाती है? अगर मैं तुलना करूं NP4 से और PU4 की, तो अधिक अपचायक प्रवृत्ति कौन दर्शाता है? NP दर्शाता है। अपचायक प्रवृत्ति गुण दर्शाते हैं। अगर AM की मैं अगर बात करूं तो +3 अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी अवस्था के अंदर दर्शाता है। AM निम्न जो रिएक्शनों की हमने बात की है, तत्वों की बात की, उनमें +3 ऑक्सीकरण सबसे अधिक स्थायी दर्शाते हैं। ये हमने यूरेनियम के पृथक्करण के द्वारा भिन्न भिन्न तत्वों को देखा है। कुछ गुणों की बात की है, अंतिम में गुण किस प्रकार से दर्शाते हैं, और यहाँ पर हमने जो बात की है IPC नाम की बात की है। पुनः देख लेना, जो हेक्स है उसको सेप्ट के द्वारा और नॉन डेक जो हमने 9 लिखा था उसको इन के द्वारा ई प्रतीक के चिन्ह द्वारा बदल दिया, चेंज कर दिया गया। ठीक है, मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। लगातार इन चीज़ों का रिवाजन कीजिए, जो आपको होमवर्क दिया है वो भी करिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आने वाली जो क्लास है उसके अंदर आपको जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि आपको जो एग्जाम तक सेमेस्टर सेकेंड जो एग्जाम आए तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएं, क्लियर हो जाएं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। ठीक है, मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।